हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर में से एक है, जो कि मैं यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड आपका कंप्लीट करा चुकी हूँ। और ये आपका है यूनिट थर्ड, बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट थर्ड है। ये भी वन शॉर्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या कह लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और यूनिट थ्री को कंप्लीट करूँगी। टोटली पूरी तरीके से मैं यूनिट थ्री को कंप्लीट करूँगी। ये वन शॉर्ट लेक्चर है। सो चलिए चलते हैं। फेज रूल सबसे पहले हम जान लेते हैं। ये हमारा यूनिट का जो नेम है वो है फेज इक्विलिब्रियम। फेज रूल क्या कहता है? पहला टॉपिक है फेज रूल। ये 2 मार्क्स में एग्जाम में आपके आते हैं। तो फेज रूल क्या कहता है? ली चैटरियल प्रिंसिपल वाज यूज्ड टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम ऑफ होमोजेनियस रिएक्शन। कोई भी होमोजीनियस रिएक्शन जो होता है उसकी इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए किसने? ली चैटरियल प्रिंसिपल ने इसको क्या किया था? यूज किया था टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम ऑफ हेट्रोजीनियस रिएक्शन। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि होमोजीनियस रिएक्शन, जो हमारा होमोजीनियस रिएक्शन होता है उसकी इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज किया था? ली चैटरियल प्रिंसिपल यूज किया गया था। और टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम ऑफ हेट्रोजीनियस रिएक्शन, और हेट्रोजीनियस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए जे.डब्ल्यू. गिब्स गिव द रिलेशन। जे.डब्ल्यू. गिब्स ने क्या दिया था? एक रिलेशन दिया था बिटवीन पी यानी कि फेज और डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ। डिग्री ऑफ फ्रीडम और फेज के बीच में एक रिलेशन दिया था। किसने? जे.डब्ल्यू. गिब्स ने। किसके लिए? हेट्रोजीनियस रिएक्शन को की इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए। एंड द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सी these factors are related to each other by following relation। f इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा? c माइनस पी प्लस टू। यही एक रिलेशन किसने दिया था? जे.डब्ल्यू. गिब्स ने दिया था। आप लोगों को नहीं दिख रहा था शायद, हाँ जी अब दिख रहा होगा। तो ये क्या था कि जे.डब्ल्यू. गिब्स ने एक रिलेशन दिया था किसके लिए? हेट्रोजीनियस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए। देन तब फेज और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच में क्या था? ये रिलेशन दिया था, और नंबर ऑफ कंपोनेंट सी के बीच में। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। ये रिलेशन आप लोग याद कर लीजिएगा। यही क्या कहता है? आपका फेज रूल कहता है। एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ कि ली चैटरियल प्रिंसिपल ने किसी भी होमोजीनियस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए ली चैटरियल प्रिंसिपल यूज़ किया गया था, और किसी भी हेट्रोजीनियस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए जे.डब्ल्यू. गिब्स ने क्या दिया था? एक रिलेशन दिया था किसके बीच में? फेज रूल, कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच में। वो रिलेशन क्या था? एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। यही क्या कहता है? हमारा फेज रूल। यही इतना सा फेज रूल है आपका। ये कंप्लीट होता है। ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए सेकेंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये भी 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं या तो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहता है? इट कैन बी डिफाइंड इज द लीस्ट नंबर ऑफ फैक्टर टेम्परेचर। और कौन से फैक्टर्स होंगे? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। तो इट कैन बी डिफाइंड है, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इज द लीस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स। कोई भी छोटे से छोटे यानी कि लिस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स के रूप में, जो कि फैक्टर्स है हमारे टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर, विच शुड बी स्पेसिफाई, जिसको हम स्पेसिफाई करना चाहेंगे सो दैट इसके लिए द रेस्ट फैक्टर आर कांस्टेंट बाय इटसेल्फ। तो क्या हो जाएगा? अगर इस कोई भी एक फैक्टर हम स्पेसिफाई कर, अगर कोई भी एक फैक्टर स्पेसिफाई किया जा सकता है तो अगला जो फैक्टर्स बचेंगे वो सभी क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे खुद ही। तो यही क्या कहता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कहता है। अगर हम इसको मेजरमेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो मेजरमेंट फर्स्ट क्या है? फॉर प्योर गैस के लिए, प्योर गैस को हम मिसरेबल गैस भी बोल सकते हैं। तो प्योर गैस का फॉर्मूला क्या होता है? पी भी इज इक्वल टू RT होता है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? दैट टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम
इसका प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर डिपेंड्स ऑन द ईच अदर, एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। इफ़ यदि ये टू फैक्टर्स आर कांस्टेंट, अगर दो फैक्टर्स कांस्टेंट हो जाते हैं देन तब थर्ड फैक्टर विल बी ए नॉन वेरिएबल, यानी कि थर्ड फैक्टर क्या हो जाएगा, नॉन वेरिएबल हो जाएगा। तो क्या जो कांस्टेंट हुआ है फैक्टर्स वही हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अगर तीन फैक्टर्स हैं, फर्स्ट टू फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगा। सेकेंड क्या है, नॉन मिसरेबल गैस के लिए दीज गैसेस डज नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन, यानी कि ये गैसेस जो हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती हैं। इट मीन्स, इसका मतलब दैट टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम इंडिपेंडेंट, यानी कि तीनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। देन तब सो हैव बीन स्पेसिफाई इंडिविजुअल, इन दिस केस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि सभी टर्म्स क्या हैं, कांस्टेंट हैं यहाँ पर, क्योंकि कोई भी टर्म्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सभी अपने अपने हैं। तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम थर्ड हो जाएगा, और इस डिग्री ऑफ फ्रीडम थर्ड हो जाएगा और सिस्टम कैसा हो जाएगा, ट्राइवेलेंट हो जाएगा। अब देखिए गैसेस के लिए मैंने तो देख लिया, फिर अब क्या देखते हैं हम लोग कि फॉर लिक्विड, लिक्विड के लिए क्या होता है, इन ऑल टाइप ऑफ लिक्विड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, सभी प्रकार के लिक्विड में वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे कि अगर मैंने 1 लीटर पानी लिया है तो वो 1 ही लीटर होगा, यानी कि वॉल्यूम उसका 1 ही लीटर के अकॉर्डिंग ही स्थान उसका लेगा। सो टेम्परेचर एंड प्रेशर आर वेरिएबल, और टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाएंगे, वेरिएबल, यानी एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, डिपेंड ऑन ईच अदर। इफ वन फैक्टर शुड बी स्पेसिफाई द रेस्ट फैक्टर विल बी ए कांस्टेंट बाय इटसेल्फ, यानी कि यही मैंने पढ़ा अभी कि अगर एक फैक्टर स्पेसिफाई कर रहा है तो बाकी सभी फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, खुद ही कांस्टेंट हो जाएंगे। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 1। 1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड में क्या कहता है कि हमेशा वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि यहाँ पर अगर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम है तो इसमें वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक ही फैक्टर कांस्टेंट हुआ, इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यूनिवेरिएंट भी कह सकते हैं। फॉर सॉलिड के लिए देख लेते हैं, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑल 3 फैक्टर्स आर कांस्टेंट, यानी कि तीनों के तीनों फैक्टर्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 0, यानी कि इनवेरिएंट हो जाएंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है, ये भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। इट कैन बी डिफाइंड, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सबस्टेंस, किसी भी सबस्टेंस की केमिकल कंपोजिशन और मिक्सचर ऑफ सबस्टेंस, या तो सबस्टेंस का मिक्सचर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फॉर्मूला, किसी भी मिक्सचर ऑफ सबस्टेंस को अगर हम किसी केमिकल फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। ये छोटी सी डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे कि H2O, तो H2O एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, तीनों फॉर्म में H2O प्रेजेंट होता है। ओके, तो ऑल ऑफ दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज बट केमिकल कंपोजिशन इज सेम, यानी कि इसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा, जैसे कि H2O, ये क्या है, केमिकल कंपोजिशन है, ये तो सेम ही रहेगा। या तो उसको अगर ये सेम है, इसको हम लिक्विड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम L भी लिख सकते हैं, इसको हम V भी लिख सकते हैं, वेपर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको यस लिख सकते हैं। अगर बर्फ़ बन गया तो ये सॉलिड हो जाएगा, अगर वेपर, फिर इसके बाद तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर इसकी यानी कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, डिफरेंट हो, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो बट केमिकल, जिसका केमिकल रिप्रेजेंटेशन है, केमिकल फॉर्मूला है, वो क्या हो, सेम हो, इसे ही क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं। इट इज़ अ 1 कंपोनेंट सिस्टम। ये क्या है, H2O, एक ही कंपोनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा। अब देखिए PBA एंड AGA, सिल्वर मिरर, क्या हो जाएंगे, इट केमिकल, ये जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, बट इसका जो है, देखिए यहाँ से लिखा हुआ है, इट्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बट जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला क्या है,
वो डिफरेंट है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी ये क्या है, सेम है। तो इट इज़ अ टू कंपोनेंट सिस्टम, ये क्या हो जाएगा, टू कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये एक और एग्जाम्पल है, आप लिखना चाहें तो लिख लें, यानी कि काफ़ी, एक एग्जाम्पल काफ़ी है आपके लिए। S2 वाला आप लर्न कर लीजिएगा और उसको ही लिख दीजिएगा। तो ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अगर 5 मार्क्स में पूछता है तो एक एग्जाम्पल के साथ लिखिएगा, 2 मार्क्स में पूछता है तो ओनली आप S2 लिख के चले आइएगा एग्जाम्पल में, आपको नंबर मिल जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो गिब्स फेज रूल है। ये 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, या तो 20 मार्क्स में, 5 या 20 मार्क्स में पूछा जाता है, और ये 5 मार्क्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिब्स फेज रूल इन अ हेट्रोजीनियस सिस्टम एट अ इक्विलिब्रियम द सम ऑफ द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि अकॉर्डिंग टू गिब्स फेज रूल के अनुसार इन अ हेट्रोजीनियस सिस्टम एट अ इक्विलिब्रियम, किसी भी एक इक्विलिब्रियम में हेट्रोजीनियस सिस्टम है तो सम ऑफ द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का सम है, एंड नंबर ऑफ फेज रूल, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और फेज रूल का सम इज इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम प्लस 2, यानी कि कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम एंड प्लस 2 के इक्वल होगा। गिब्स फेज रूल कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड इट फॉलो, यानी कि देखिए एफ प्लस पी, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस का सम होगा और फेज रूल का, डिग्री ऑफ फ्रीडम और फेज रूल का सम होगा जो कि इक्वल होगा कंपोनेंट ऑफ 2 कंपोनेंट के इक्वल होगा। कंपोनेंट सी हमारा हो गया, नहीं दिख रहा था, देखिए एफ, और एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, प्लस पी क्या है, आपका फेज है। तो यहाँ कहा गया है कि सम ऑफ नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड नंबर ऑफ फेज इज इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ 2, यानी सी कंपोनेंट है, प्लस 2 क्या है, प्लस 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से एफ जो है हमारा, वेयर F is the degree of freedom, N is the number of phase of the system, and C is the component of the system, and 2 is the 2 additional variable क्या है, 2 additional variables हैं beside concentrate। यहाँ से देखिए थर्मोडायनेमिकली डेरिवेशन ऑफ द गिब्स फेज रूल इन अ हेट्रोजीनियस सिस्टम, लेट C is the component of the system represented by C1 C2 C3 Cn, यानी कि यहाँ देखिए थर्मोडायनेमिकली डेरिवेशन ऑफ फेज रूल, यानी कि ये आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि गिब्स फेज रूल का स्टेटमेंट बताइए और थर्मोडायनेमिकली डेरिवेशन भी प्रूफ कीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे अब कि थर्मोडायनेमिकली डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेज रूल, यहाँ से देखिए इन अ हेट्रोजीनियस सिस्टम, कोई भी हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम है, लेट कर लेते हैं सी इज दी उसका कंपोनेंट है ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय C1 C2 C3 Cn तक हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए डिप्रेस इन पी फेज, और हम क्या कह सकते हैं कि पी क्या है, हमारा फेज है, रिप्रेजेंटेड बाय P1 P2 P3 Pn तक। वी नो दैट, हम जानते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल होता है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल है उसमें से हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, वही क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। यहाँ से देखिए डिफाइंड बाय द सिस्टम टू मेंटेन इक्विलिब्रियम स्टेट, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएंगे, फर्स्ट क्या है, फॉर वन फेज एंड सी कंपोनेंट के लिए इक्वल 1 इंटू -1, यानी कि एक फेज है और एक क्या है, कंपोनेंट है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू -1 हो जाएगा। फॉर पी फेज के लिए, पहले तो हमने 1 फेज के लिए देखा, अब पी फेज के लिए देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे, p इज इक्वल, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल निकालेंगे यहाँ पे तो इक्वल p -1 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि p फेज के लिए 1 यहाँ पर कंपोनेंट हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो लेट केमिकल पोटेंशियल फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट, तो केमिकल पोटेंशियल हमने म्यू आई मानी, तो A
रिवर्सिबल रिएक्शन बी, रिवर्सिबल सी। तो हमने ए को म्यू आई ए माना और बी को म्यू बी माना, इसको सी माना। तो यहाँ से देखिए अगर इन दोनों को इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा, अब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा, ये दोनों इक्वल कर लिया मैंने। वेयर जहाँ पर ए एंड बी क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंट फेज ऑफ सिस्टम हो जाएंगे ए बी सी। फॉर पी फेज के लिए p-1 हो जाएगा फॉर सी कंपोनेंट एंड पी फेज, तो c मल्टीप्लाई p-1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, तो माइनस ये हम फॉर्मूला जानते हैं कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं माइनस नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिफाइंड बाय द सिस्टम टू मेंटेन इक्वेशन। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f हम क्या कर लेंगे कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम f लेट कर लेते हैं इक्वल p(c-1), टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे p(c-1), मैंने इक्वेशन 1 से लेट किया। देखिए इक्वेशन 1 इसको मैंने माना था कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स ये हो जाएंगे। यहाँ से देखिए अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे 1p-1। अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1p-1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए ये मैंने p-1 लेट किया हुआ है। अगर p लेट करते तो क्या हो जा अगर 1 लेट करते तो यहाँ से c1 मल्टीप्लाई c-1 हो जाता, लेकिन p लेट किया हुआ है तो यहाँ पे p हो जाएगा। सो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे पी सी हो जाएगा, p हो जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस सी पी हो जाएगा, यानी कि सी पी को पी सी भी लिख सकते हैं, फिर माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा। पी सी कट गए तो यहाँ देखिए f इज इक्वल टू c-p+2, यही हमारा टोटल फॉर्मूला था जो इसको हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ये आपका पूरे के पूरे 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपका। स्टूडेंट्स इसको तैयार कर लीजिएगा, अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि यह है फेज डायग्राम। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा इसका डेफिनेशन, लेकिन मैं एक इंट्रो करने के लिए ये पहले बता देती हूँ। अब फेज डायग्राम plot shows the condition of pressure and temperature which two or more physical state can consist together in equilibrium। यानी कि फेज डायग्राम क्या कहता है हमारा कि एक डायग्राम प्लॉट किया जाता है जिसमें कि किसकी कंडीशन को प्लॉट किया जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को प्लॉट करते हैं, उसके फिजिकल स्टेट को प्लॉट करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, फेज डायग्राम कहते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि ये 1 कंपोनेंट सिस्टम का है। तो 1 कंपोनेंट सिस्टम क्या था हमारा, अभी मैंने बताया कि 1 कंपोनेंट क्या होता है H2O। तो देखिए ये 2023 में पूछा गया है, जो कि 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं और काफ़ी सरल है, काफ़ी इजी है और 20 मार्क्स आपको फोकट में दिलाता है ये टॉपिक। अगर इस पूरे यूनिट में से कुछ पढ़ना है तो बस यही पढ़ के जाइएगा आप सभी, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ लीजिएगा बस। देखिए दी वाटर सिस्टम H2O, तो वाटर एग्जिस्ट इन 3 फेजेस। आप सभी को पता है कि वाटर 3 फेजेस को एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट इज द आइस, सेकेंड इज द वाटर एंड थर्ड इज द वेपर। तो द सिस्टम इज अ 1 कंपोनेंट, ये सिस्टम कैसा है, 1 कंपोनेंट है, इज द कंपोजिशन ऑफ ऑल द 3 फेजेस। और किसका कंपोजिशन है, 3 फेजेस का कंपोजिशन है। क्यों, क्योंकि ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ओनली ऑन कॉन्स्टिट्यूट H2O। और लेकिन हम केमिकल इक्वेशन, इसका मतलब है कि केमिकल हम इक्वेशन इसका H2O ही लिखेंगे। द इक्विलिब्रियम डायग्राम फॉर द वाटर सिस्टम इज शोस इन द फिगर। तो यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को, अब नहीं दिख रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, अब शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। हाँ जी, तो चलिए चलते हैं। द सॉलिड में देखिए फीचर्स ऑफ द फेज डायग्राम आर इज फॉलोज। यहाँ से देखिए फर्स्ट हम क्या लिखेंगे कि
पहले तो हमें 3 टर्म निकालने होंगे, द कर्व ऑफ AOB। अब यहाँ से देखिए, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। पहले तो स्ट्रक्चर देखिए, इसका ग्राफ देखिए कैसे ड्रॉ किया गया। यहाँ पर हम प्रेशर लेट कर लेंगे, यहाँ पे हम टेम्परेचर लेट कर लेंगे, यहाँ से प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर, सभी डायग्राम में। अभी मैं जितना डायग्राम बताऊंगी, जितने डायग्राम कराऊंगी, सभी में ऐसा करना है कि यहाँ पे आपको प्रेशर लेट करना है, देन यहाँ पे आपको टेम्परेचर लेट करना है। अब देखिए, पहले तो क्या होगा, अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको आपको लर्न करना होगा। सिंपल सी मैं बता देती हूँ, जो हम काम है आपको लर्न करना होगा कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया जो कि ये O पॉइंट है। यहाँ से कर्व को ड्रा किया मैंने, ओके। ये कर्व को ड्रा किया, इसको मैंने क्या मान लिया, A मान लिया। अब ये जो कर्व ड्रॉ किया मैंने, ये कौन सा कर्व है, वेपर कर्व है। कौन सा है, वेपर। फर्स्ट क्या मैंने माना कि ये क्या है, वेपर है। ये वेपर कैसे हुआ, पहले तो ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से A ड्रॉ करेंगे, यहाँ से C ड्रॉ करेंगे, यहाँ से B। तो ये B जो है आपका, ये सॉलिड फॉर्म में है। क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। इस पॉइंट से अगर हम एक ये चतुर्भुज बनाएं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, तो यहाँ से देखिए, ये जो ये ऊपर का है, इस एरिया के ऊपर का है, ये क्या है, हमारा सॉलिड है। इस एरिया के जो नीचे, इस कर्व के जो नीचे का है, वो क्या है हमारा, वो लिक्विड है, सॉरी गैस है। यहाँ पर गैस है तो यहाँ पर भी गैस होगा, यहाँ पर लिक्विड है तो यहाँ पर भी लिक्विड। ये पूरी एरिया क्या है, लिक्विड है। ये पूरी एरिया क्या है, सॉलिड है। ये पूरी एरिया गैस है। ये आइडेंटिफाई आप लोगों को हो गया। तो यहाँ से देखिए, अगर सॉलिड से कोई भी चीज़ वेपर में जाती है तो वो क्या कहलाती है, वेपर प्रेशर कर्व कहलाती है। अगर सॉलिड से लिक्विड में जाएगी तो वेपर प्रेशर कर्व कहलाएगी, और ये सब्लिमेशन कर्व हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी फ्रीजिंग। यानी कि अगर सॉलिड क्या कर रहा है, लिक्विड में चेंज कर रहा है तो फ्रीज कर रहा है इसको। फ्रीज जो है सॉलिड को, यानी कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये फ्रीजिंग कर्व हो गया। गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो वेपर प्रेशर हो गया। अब सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना ही सब्लिमेशन। तो आई होप यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि मैंने एक पॉइंट माना, यहाँ पे एक मैंने ड्रॉ किया कर्व, एक यहाँ से कर्व ड्रॉ करते हैं, एक यहाँ से ड्रॉ करते हैं। तो OA जो हो जाएगा, वेपर प्रेशर कर्व हो जाएगा, क्योंकि ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या हो, सॉरी, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर। सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, लिक्विड से सॉलिड में हो रहा है तो ये फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। अब सॉलिड से गैस में हो रहा है तो सब्लिमेशन हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, टेम्परेचर यहाँ से इसको लेट करेंगे, यहाँ से गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, इसको इधर से कन्वर्ट कीजिएगा क्योंकि A है यहाँ पे। तो टेम्परेचर, यही है हमारा फेज डायग्राम। अब देखिए, फर्स्ट क्या लिखेंगे, कर्व OA कर्व हमारा क्या बताता है, ये कौन सा कर्व है, वेपर प्रेशर कर्व। तो इट इज नोन एज वेपर प्रेशर कर्व आर, और या वेपराइजेशन कर्व ऑफ वाटर। किसका है, वाटर का है। तो द टू फेज इन इक्विलिब्रियम अलोंग AOR वाटर एंड वाटर वेपर, देन तब दो कर्व क्या कह रहा है कि दो है, इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, दो हैं। क्या है, एक तो क्या था, वेपर प्रेशर में क्या था, गैस था और लिक्विड था। तो दो फेज हुए, गैस और लिक्विड। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कंपोनेंट हमारा क्या है, H2O है, तो कंपोनेंट एक ही होगा बाय फेज रूल। और फेज रूल क्या कहता है, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। तो C हमारा 1 हो जाएगा, P हमारा 2 हो जाएगा, प्लस 2, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हेंस द कर्व इज यूनिवेरिएंट।
कर्व हमारा कैसा हो जाएगा, यूनिवेरिएंट हो जाएगा। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कर्व ओ बी हमारा क्या था, वो फ्रीजिंग था, सब्लिमेशन था। तो इट इज नोन एज द सब्लिमेशन कर्व ऑफ आइस। द टू फेजेज इन इक्विलिब्रियम अलोंग ओ बी आर, आइस सॉलिड में था और वेपर किस में था, लिक्विड में था। तो आइस सॉलिड और वेपर लिक्विड। तो यहाँ से P क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ से जो C हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वेपर जो होता है वो गैस के फॉर्म में होता है, लिक्विड नहीं। तो F इज इक्वल टू C माइनस P, यही फेज रूल अप्लाई करेंगे। इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सिस्टम कैसा, यानी कि कर्व कैसा हो जाएगा, यूनिवेरिएंट हो जाएगा। तो हम देखते हैं थर्ड कर्व ओ सी। इट इज़ अ नोन इज अ फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ द वाटर और फ्रीजन कर्व ऑफ आइस। द टू फेज इन इक्विलिब्रियम अलॉन्ग ओ सी आर आइस एंड वाटर। तो पी इज इक्वल, इसमें भी क्या है, 2 फेज ही इक्विलिब्रियम है। तो हमारा फेज कैसा हो जाएगा, 2, कंपोनेंट हमारा एक ही रहेगा, H2O। अब इसका भी क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगे, यूनिवेरिएंट हो जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कभी कभी आपसे 2 मार्क्स में भी पूछ लेता है कि द ट्रिपलेट पॉइंट, ट्रिपलेट पॉइंट क्या होता है। तो द कर्व ओ ए O B O C meet at a point O where all the 3 phases, that is a liquid, water, ice and water vapor, exist in equilibrium. So it is a known as a triplet point। यानी कि वह कर्व जहाँ पर तीनों फेजेस मिलती हों उसे ही क्या कहते हैं, ट्रिपलेट पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर फेज कितने मिलेंगे, 3। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, कंपोनेंट हमारा H2O ही रहेगा तो इसका 1। अब इसकी वैल्यू को रखेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ जाएगा। हिज दिस पॉइंट इज अ नॉन वेरिएंट। क्या है ये, नॉन वेरिएंट है। अब देखिए यहाँ से क्या है, एरिया। अब देखिए एरिया क्या कहता है कि द डायग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 एरियाज, दैट इज ए ओ बी, बी ओ सी, ए ओ सी, विच शोज द कंडीशंस। आप ये जो डायग्राम बनाए हैं उसमें आप देख सकते हैं कंडीशन of temperature, pressure under which a single phase water, vapor, ice and water is water is capable of stable existence. तो applying phase rule of different area we have P इज इक्वल टू 1 एंड C इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर हम फेज रूल अप्लाई करते हैं तो P हमारा क्या हो जाएगा, केवल एक ही हो जाएगा, क्योंकि एक एरिया में केवल एक ही होगा। तो C इज इक्वल टू कंपोनेंट तो हमारा एक हमेशा ही रहेगा, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो एरिया आर बाई वेरिएंट हो जाएगा। सभी एरिया कैसे हो जाएंगे, बाई वेरिएंट हो जाएंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 2 है। तो यहाँ से देखिए ये आपका कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट आई होप आप सभी ने ले लिया होगा, नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। ये आपके 20 मार्क्स में पूछा जाता है और हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपने वाटर सिस्टम का कंप्लीट कर लिया है तो आपका कार्बन सिस्टम का भी कंप्लीट हो गया है। जहाँ पर आपका मैंने वाटर लिखा हुआ है बस वहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, CO2 या कार्बन लिख देना है। बस A to Z वैसे ही सभी के सभी होंगे, बस जहाँ पर वाटर है वहाँ पर कार्बन लिख दीजिएगा। ग्राफ भी सेम ही वैसे ही बनेगा, सब कुछ सेम है, बस जहाँ पर वाटर है वहाँ पर आपको कार्बन लिखना है। तो आपका वो भी तैयार हो जाएगा। अगर कार्बन या वाटर में से एक आ जाता है तो आप सभी लिख लेंगे, एक को तैयार कर लीजिए, दोनों ही आपके तैयार हो जाएंगे। आप लोगों ने कार्बन सिस्टम को तैयार कर लेना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं नहीं समझाऊंगी क्योंकि सेम वैसा ही है, आप सभी स्क्रीनशॉट बस ले लीजिए। इसका डायग्राम है, यहाँ से जैसे मैंने वाटर सिस्टम के लिए बताया है सेम वैसे आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट। यहाँ देखिए ट्रिपलेट पॉइंट,
यहाँ आपका कंप्लीट होता है कार्बन सिस्टम। सो आई होप क्लियर हो गया होगा, सेम वैसे ही लिखना है। एक और आता है आप सभी का फेज डायग्राम ऑफ टू कंपोनेंट के लिए। अगर टू कंपोनेंट के लिए पूछता है तो यही है, यही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। PBA AGA ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आता है तो वैसे तो फर्स्ट कंपोनेंट का ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अभी तक केस यही हुआ है कि फर्स्ट सिस्टम का ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप सभी को अगर तैयार करना हो तो इसको तैयार कर लीजिएगा, वरना जितना मैंने अभी तक बताया वो सफिशियेंट है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगर आप सभी को तैयार करना है तो कर लीजिए। अगर आप सभी को इसकी वीडियो चाहिए तो मैं अलग से बना दूंगी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आप सभी लोग नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा अगर नहीं समझ में आता है कहीं भी। क्योंकि सेम यूटैक्टिक पॉइंट क्या होता है, उसमें क्या था, ट्रिपलेट पॉइंट था। इसमें क्या है, यूटैक्टिक पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर टू कर्व एक दूसरे से मिलते हैं वही क्या होता है, वहाँ पर 3 कर्व मिलते थे, यहाँ पर क्या है 2 कर्व मिलेंगे तो यूटैक्टिक पॉइंट कहलाएगा। वहाँ पर 3 कर्व मिलते थे तो ट्रिपलेट पॉइंट कहलाता। यही इसका बस डिफरेंट था जो मैंने आपको समझा दिया, और सभी तो सेम ही है। ये आपका क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया सिस्टम के लिए। बस इतना ही है, इतना ही आप सभी को यूनिट 3 से तैयार कर कर जाना है एग्ज़ाम में। 100 मार्क्स, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों को, 100% की गारंटी देती हूँ मैं। आपका यूनिट 3 तक मैं जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को मैंने कंप्लीट करा दिया हुआ है। जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक यूनिट 1 या यूनिट 2 नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। प्लेलिस्ट बन गया है आपका BSc 3rd सेमेस्टर केमिस्ट्री के नेम से, ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नेम से। वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपका देखिए न्यू चैनल है और इस पे जो आपके वीडियोस आएंगे वो लेटेंट अभी मतलब न्यू आएंगे आपके वीडियोस। अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं लाइव चलाऊं तो जल्दी जल्दी इस जो फैमिली है हमारी इसको ग्रोथ करिए। ये फैमिली हमारी बड़ी हो सके तो हमारी लाइव क्लासेस भी ज़रूर चलेंगी, जिसमें आप सभी के डाउट्स सभी क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप कि आप सभी हमारा सपोर्ट करेंगे इस फैमिली को बड़ा बनाने के लिए। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, जहाँ पर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो बनाऊंगी इस पर। अगर जहाँ पर जैसे आप लोगों को दिक्कत हो रही है उसको क्लियरिफाई करूँगी। सो चलिए, तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट यूनिट के साथ।